कक्षा 6 से 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम रीट, नीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार और अन्य परीक्षाओं के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंट्स टैलेंट को। आपके सभी मित्रों तक शेयर कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें तुरंत लाइक कीजिए। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। साथ में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी जनरल साइंस आता है, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, हमने व्याख्यान संख्या आप लोगों के लिए एक नई प्रारंभ करी थी पूरी की पूरी कक्षा 10वीं के लिए। तो ये कक्षा 10वीं के वीडियो की श्रृंखला है। इस कक्षा 10वीं की वीडियो की श्रृंखला में मैं आप लोगों को मोटापा वहाँ तक करवा चुका था। अब आपको पढ़ना है रक्तचाप। देखिए, रक्तचाप क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जब आपके घरों के अंदर पानी आता है, नल आते हैं या मशीन चलती है, तो उससे आप क्या करते हैं, आगे वाले मशीन की बंद करते हैं। आगे अगर पाइप है उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं और उसका दबाव आपके अंगूठे पे लगता है। जब आपको अंगूठे पे दबाव महसूस होता है, जैसे आप प्रेस करते हैं और दबाव महसूस होता है, तो वो आपके अंगूठे के साथ साथ पूरे पाइप पर दबाव महसूस होता है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ उसको थोड़े से समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घरों के अंदर पानी की ऐसी एक मोटर होती है ना, ऐसी एक टिल्लू पंप या पंप के नाम से जानते हैं। ऊपर पकड़ने का होता है, नीचे एक फाउंडेशन लगा होता है जिस पर बंधी होती है, और ऊपर की तरफ एक पाइप निकलता है जो घर के अंदर जाता है। बाहर यहाँ से नल से पानी बीच में प्रवेश करता है। ये शाफ्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है और इस तरह से इसमें लाइनिंग होती है, आप सब जानते ही हैं। तो जैसे ही ये पानी यहाँ से निकलता है, अगर आप यहाँ से पाइप को बीच में से दबाने की कोशिश करते हैं तो पानी का प्रेशर इस पाइप के इस साइड में दबाव के रूप में पड़ता है, और कई बार अगर पाइप हल्का हो तो फट भी जाता है। यानी कि क्या हुआ, प्रेशर पड़ा, उसके ऊपर दबाव पड़ा। बस ये का ये काम हमारे शरीर में जब होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं। यानी कि रक्त की जो धमनियाँ, शिराएँ हैं, यानी कि क्या कहेंगे हम, रक्तचाप से बोलेंगे शरीर के रक्त वाहिनियाँ की कर दो कि रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ कौन कौन होगी, तो आपकी एक तो होंगी शिराएँ जिनमें अशुद्ध रक्त होता है, व धमनियाँ। शिराएँ और धमनियाँ, जो रक्त वाहिनियाँ हैं, शिराएँ और धमनियाँ हैं, उनमें क्या होगा, शिरा और धमनियों में, शरीर की रक्त वाहिनियों में रक्त के द्वारा डाला गया या लगाया गया दबाव क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। ध्यान देना, तो रक्तचाप किसे बोल रहे हैं, जब शरीर की जो धमनियां हैं वो क्या लगा रही हैं, दबाव लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। किस पर लगा रही है, धमनियों के ऊपर किसका प्रेशर लग रहा है, रक्त का प्रेशर लग रहा है। किसका प्रेशर लग रहा है, रक्त का प्रेशर लग रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, रक्तचाप बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, रक्तचाप बोलेंगे। अच्छा, चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, आपने लिख दिया होगा। इनमें भी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। दो प्रकार की क्या होती है, क्रियाएं होती है। आप लोगों ने डॉक्टर को देखा होगा, और डॉक्टर जब भी आप बुखार आया हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हुआ हो, पर कभी हुआ हो, तो डॉक्टर अपने मेज के ऊपर इस तरह का एक उपकरण रखता है। उसके अंदर आपको पता है कुछ कुंडलित नलियों जैसी संरचना होती है, और यहाँ पर कुछ मीटर जैसा दिखता है, अपने को भारा होता है। अब जैसे ही आपके हाथ की भुजा आप आगे करते हैं, उनकी तरफ ले जाते हैं, अपना हाथ उसको देते हैं, तो आपके हाथ के बाजू पर वो एक कपड़ा बांध देता है डॉक्टर, और कपड़े के अंदर एक पाइप लगा होता है, वो दूसरा पाइप इधर से आकर एक पंप के हाथ में रहता है। अब डॉक्टर उसको पंप करता है, और जैसे जैसे पंप करता है तो यहाँ पर आकर एक रीडिंग आती है। फिर डॉक्टर कहता है कि अगर हाँ नॉर्मल है ब्लड प्रेशर इसका, तो है ना, रक्तचाप इसका नॉर्मल है, या वो कहता है कि कम है, या कहता है कि ज़्यादा है। ऐसा आपने कहीं बार देखा होगा। अगर इस प्रकार से आपने कहीं देखा है तो मतलब समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रक्तचाप की बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो डॉक्टर लिखता है 120/80। क्या लिखता है, 120/80 mm। अब देखो मतलब क्या हो गया,
120/80 का मतलब क्या हो गया, पहले 120 लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया, 80 लिखा गया। यही फॉर्मेट होता है। अगर कोई रीट वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, या पटवारी वाला देख रहा है, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाला देख रहे हैं, तो ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। 120/80 होता है, न कि 80/120 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो दो प्रकार की गतिविधियाँ होगी, दो प्रकार की चीज़ें समझनी है हमें। एक तो हमारे पास में होगा सिस्टोलिक्स, एक प्रकार क्या होगा हमारे पास में, सिस्टोलिक। पहली गतिविधि होगी सिस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होगा कि शरीर के द्वारा धमनी या यूँ कहते हैं कि हमारे रक्त वाहिनियों पर डाला गया दबाव जो कितना होता है, 120। कितना होता है, 120। उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक कहते हैं। देखिए, इसे सर्वथा ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखते हैं अपन, ऊपर लिखा जाता है। याद रखना है, जब भी हम बात करेंगे 120/80, तो 120 का मतलब क्या हो गया, वो सिस्टोलिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टोलिक की। दूसरा हमारे पास कौन आएगा, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब क्या होगा, तो लिखेंगे हृदय के संकुचन के बाद में मांसपेशियों के द्वारा शीतलन का दाब। देखो क्या मतलब हुआ, डायस्टोलिक का मतलब क्या हो गया कि हमारा हृदय जो है, हार्ट जो है, हृदय के संकुचन, जैसे हार्ट बीट के अंदर हार्ट नीचे एकदम डप लप डप लप लगातार चलेगा, मतलब एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया। इसमें क्या होगा, संकुचन के बाद में जैसे संकुचन हुआ, तो मांसपेशियों के द्वारा जो शीतलन महसूस किया जाएगा, मांसपेशियाँ जो थोड़ी रिलैक्स महसूस करेगी, अपने आप को शीतलन महसूस किया जाएगा, और वो जो शीतलन का दाब होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं। क्लियर है। इसे हमेशा कहाँ लिखा जाता है, तो इसे हमेशा नीचे लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। ठीक है। इसका मान कितना हो सकता है, 60 से लेकर के 80 तक हो सकता है ना। इसका मान कितना हो सकता है, 60 से लेकर 80 तक। और जो सिस्टोलिक का मान कितना हो सकता है, 90 से लेकर 120 तक हो सकता है। इससे ऊपर होने को अपन क्या बोलेंगे, इससे अगर ऊपर चला जाता है तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, उसका बीपी हाई हो गई है, यानी कि रक्तचाप अधिक हो गया है। तो एक बार इसका अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए कितना उपयोगी है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलिए साहब। अब बात को समझिए, आखिरकार इसकी खोज किसने करी, है ना। यानी कि हमारे पास में रक्तचाप की जो बात कर रहा हूँ मैं, बार बार रक्तचाप कह रहा हूँ, तो रक्तचाप जो शब्द है ना, अब इसको मापने का भी तो कुछ यंत्र होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को उसको मापने के लिए एक यंत्र की बात करी, तो वो क्या होता है, स्पेग्नोमेनोमीटर। क्या होता है, बोलिए, स्पेग्नोमेनोमीटर। लिखेंगे, रक्तचाप को मापने के लिए मैं 10वीं वालों के लिए बहुत धीरे धीरे लिखा रहा हूँ, इसलिए आप लिखते रहना, के लिए स्फेग्नो आधा ग है ना, स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो 10th वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, स्पेग्नोमेनोमीटर का उपयोग अपन क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, रक्तचाप को मापने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्पेग्नोमेनोमीटर की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर एरो बना के लिख रहा हूँ मैं, स्पेग्नोमेनोमीटर की खोज
किसने करी? स्टीफन हेल्स नाम के आदमी थे। तो स्टीफन हेल्स द्वारा की गई। तो स्टीफन हेल्स नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की। तो परिभाषा किसने दी? ऐसा कौन था जिसने सबसे पहले इसकी परिभाषा दी? तो परिभाषा देने वाले थे कापलन, है ना। क्या याद रखोगे? कांपते हुए याद कर लें, तो कापलन, है ना। तो परिभाषा देने वाला कापलन था। अब रक्तचाप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? क्या प्रश्न बनेगा? रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? 10वीं क्लास वाले बच्चे ध्यान दें, इसमें पूछा जा सकता है रक्तचाप किसे कहते हैं। तो शरीर की रक्त वाहिनियों द्वारा शिराएं और धमनियां जो हैं उनमें क्या होगा, रक्त के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसे अपन रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र क्या नाम है? स्पेक्ट्रोमेनोमीटर। इस यंत्र को यानी कि स्पेक्ट्रोमेनोमीटर यानी कि रक्तमापी या रक्तदाब मापी को खोजने वाला कौन है? स्टीफन हेल्स है। अच्छा, रक्तदाब का नाम किसने दिया था? पॉपुलन ने दिया था, है ना। सिस्टोलिस किसे बोलते हैं? डायस्टोलिस किसे बोलते हैं? सिस्टोलिस का मान कितना हो सकता है? डायस्टोलिस का मान कितना हो सकता है? कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं। तो जो हमारे पास में रक्तचाप है उनको अगर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, है ना। अगर मान बढ़ जाए या घट जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे निम्न रक्तचाप का। क्या बात करेंगे अपन? निम्न रक्तचाप। पहला क्या आएगा? निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप का मतलब क्या होगा कि धमनियों में क्या होगा? रक्त का दबाव कम हो जाए। क्या लिखेंगे अपन? जब धमनियों में रक्त का दबाव कम हो जाता है, कम हो जाता है। आप कल्पना कीजिए आपके घर के अंदर पानी की जो मोटर है उसका प्रेशर कम हो जाए, पानी का दबाव कम पड़ जाए, क्या वो दूसरी बिल्डिंग तीसरी बिल्डिंग तक पानी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। बस वही कंडीशन क्या होता है? निम्न रक्तदाब में होता है। यानी कि प्रेशर जैसे ही कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा? तो धमनियों में दाब क्या हो जाएगा? कम, उसे अपन क्या बोलेंगे? निम्न रक्तचाप बोलेंगे। इससे क्या होगा? तो लिखिए, इससे मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है वो यकृत, हृदय इत्यादि में रक्त का पूर्ण संचार नहीं होता। रक्त का पूर्ण संचार नहीं होता, नहीं होता है। रक्त का पूर्ण संचार नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ मैं? हमारा जो दिमाग है उसमें यकृत है, हृदय है, जितने भी महत्वपूर्ण हैं अंग हैं वहाँ पर वो ब्लड नहीं पहुँच पाता। सीधी सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा किसी इंसान की जैसे बीपी लो होती है उसको चक्कर आता है और नीचे गिर जाता है। प्रकृति ने अपने नियम से ही सब कुछ काम किया है, इंसान उसमें डिस्टर्बेंस करता है। जैसा ही ऐसी परिस्थिति किसी इंसान में उत्पन्न होती है वो सबसे पहले नीचे गिरता है। और नीचे गिरने का क्या मतलब हुआ? नीचे गिरने का मतलब क्या हुआ? वो जमीन के समतल हो जाएगा। और जमीन के समतल होने के बाद में क्या होगा? जो पैर की तरफ जो रक्त था वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा और उसको वापस होश आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्यों होश आ रहा है उसको? क्योंकि रक्त वापस उसके मस्तिष्क में जाना प्रारंभ कर दिया। खाली रक्त का मस्तिष्क में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि रक्त के साथ में पोषण तत्व भी है और रक्त के साथ में कौन है? हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी उसके साथ में उपस्थित है। इज इट क्लियर? तो संचार क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। और जब धमनियों के अंदर रक्त का दबाव कम होने लगता है तो अपन इसे बोलते हैं निम्न रक्तचाप। और उसमें मस्तिष्क, यकृत, जितने भी महत्वपूर्ण भाग हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा? इसका पहुंचना कम हो जाएगा। और उसी के साथ एक घटना घटेगी, व्यक्ति के अंग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्षतिग्रस्त। देखिए जितने भी अंग हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। कई बार इंसान कोमा में चला जाता है, कई बार किसी प्रकार की वो उनको बाधाओं को झेलना पड़ जाएगा। तो सामान्यतः इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है। अब दूसरी स्थिति कौन सी आएगी हमारे पास में? उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तदाब। कभी कभी ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, प्रेशर एकदम ऊपर चला जाएगा, उसे बोलेंगे हम उच्च रक्तदाब, है ना। इसमें क्या होगा? व्यक्ति को गुस्सा आया, मान लो आपने देखा होगा अपन जैसे धड़कन बढ़ जाती है, किसी से गुस्सा हुआ तो एकदम से इसने मेरे को ऐसा बोला, धड़कन बढ़ गई। आप एकदम से सीढ़ियाँ चढ़ गए, कुछ चटपटा या चरकी चीज़ जो हम बोलते हैं, एकदम से तीखी चीज, चरकी जो होती है ना, एकदम से वो खा ली, मिर्च खा लिया आपने,
किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, किसी चीज़ की आपको चिंता हो गई एकदम से कि ये क्या होगा, जैसे कि लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो क्या होगा, है ना। हालांकि हमारे तो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे बैठ के घर पे, लेकिन फिर भी चिंता हो गई, वो पास वाला संक्रमित आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, अब क्या होगा। जब ये कंडीशन बनती है तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट बीट धड़कने प्रारंभ करती है। एक चीज़ और, ये जो लोग कहते हैं ना मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, तेरा दिल मेरे लिए धड़कता है, सीधा सीधा समझ लेना, किसी का दिल किसी के लिए नहीं धड़कता है, खुद के लिए धड़कता है। इसीलिए दाब रक्त जब उच्च रक्तदाब होगा और जब निम्न रक्तचाप होगा, इन दोनों कंडीशन को समझ लेना अच्छे ढंग से। कब कंडीशन होगी, कई बार हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं। हार्मोनल इफेक्ट से बोलते हैं जो हार्मोन के कारण उत्पन्न होते हैं। आप जब बड़े हो जाएंगे, थोड़ी अच्छी मैच्योरिटी आ जाएगी आप लोगों में 10वीं वालों, तो आपको पता पड़ेगा कि किसी के प्रति क्या भावनाएं होती हैं। उन भावनाओं के आधार पर हृदय की धड़कन कम या ज़्यादा होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको अभी तक तो। और जो लोग रीट और उस पटवार में हैं या जो फर्स्ट ग्रेड में, उनको तो पता ही है खैर, और मैंने पढ़ाया भी है। तो उच्च रक्तचाप का मतलब क्या हो गया या दाब का मतलब क्या हो गया कि जब अपना क्या हो जाएगा, किसी चिंता, क्रोध है आपका, ईर्ष्या है ना, किसी चीज़ से आपको अगर जलन हो रही है ना, ईर्ष्या हो रही है, कोई भ्रम पैदा हो गया। मान लो भ्रम का मतलब क्या हो गया, आप जा रहे हो, रास्ते में रस्सी पड़ी हुई थी और आपने उसको क्या समझ लिया, सांप समझ लिया। अगर कोई आपसे ईर्ष्या हो जाए तो इस प्रकार से कंडीशन होने पर आपका रक्त दाब क्या हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाती है। तो शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, एकदम से बीपी बढ़ जाएगी। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपने मान लो कुत्ते के पास में से गए, भय पैदा हुआ, कुत्ता दौड़ा, अब शरीर को, पाँव को, सबको एकदम से एनर्जी की जरूरत है। अब उस समय ऑक्सीजन चाहिए पाँव को, पाँव की हर एक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो मजबूती से दौड़ पाएगा। और वो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से, अगर धड़कन तेज नहीं होगी। नाक के नथुने फूल जाएंगे, अगर नथुने फूलेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन अंदर कहाँ से जाएगी। इसलिए ये सब गतिविधियाँ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव होगा, ये बहुत बात की बातें हैं, पर आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जब भी किसी इंसान को चिंता होती है, क्रोध होती है, ईर्ष्या होती है, भ्रम पैदा हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर रक्तचाप क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। और जब रक्तचाप उच्च हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, कई बार अपन उस व्यक्ति को खो भी देते हैं, क्योंकि वो इतना ब्लड प्रेशर ऊपर चले जाने के बाद में उस व्यक्ति के हार्ट फेल हो जाता है। अच्छा, कारण क्या है, दिनचर्या का मतलब क्या है, दिन में आप जो भी दिन भर में जो आपकी गतिविधियां हो रही हैं, जैसे कि आप मैदा से बने हुई चीज़ें आप लगातार खा रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो लगातार लॉकडाउन के समय में, तो मैदे से बनी हुई चीज़ें आपका उपयोग कर रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय पी रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो, है ना, ये भी आपके लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार कोई शराबी है तो शराब पी रहा है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी रहा है तो क्या होगा, उसका बीपी बढ़ने की संभावना रहेगी, उच्च रक्तचाप होगा ही होगा, निश्चित होगा। तो ये चीज़ें आपकी सिगरेट है ना, ये चीज़ें क्या करती है, मनुष्य के अंदर उच्च रक्तदाब को बढ़ाती है, उच्च रक्तचाप को बढ़ाने का काम करती है। क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए, तो भाई ऐसे व्यक्ति को पहले तो चिंता छोड़नी चाहिए। उपचार पहली बात, फर्स्ट बात है कि उसे चिंता छोड़नी चाहिए, जो भी चिंता है उसको छोड़। दूसरी चीज़, उसको थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, थोड़ा सा परिश्रम करना चाहिए, थोड़ा चलना फिरना चाहिए, उसको थोड़ी व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। अच्छा, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए उसको, पोटेशियम युक्त, पालक की सब्जी खानी चाहिए उसको, है ना। उसको कैल्शियम युक्त भोजन करना चाहिए, उसको मैग्नीशियम युक्त भोजन करना चाहिए, है ना। और तनाव की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। किसी भी चीज़, जिस चीज़ से उसे टेंशन हो रहा है, वो चीज़ें उसको छोड़ देनी चाहिए। जैसे डिब्बाबंद भोजन है वो उसको नहीं करना चाहिए, तो लिख दीजिए डिब्बाबंद भोजन छोड़ना चाहिए। अब है ना, डिब्बा बंद। अब जैसे कि मान लो कोई डिब्बे में भोजन आ रहा है, बहुत दिनों के रसगुल्ले पड़े हुए हैं और आप उसको जीग रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको होगा। ये जो आपके मैदे से बनी हुई मैगी है वो कहीं ना कहीं आपको बीमार करने में सहायक होगी, है ना। और धूम्रपान उसको छोड़ देना चाहिए, जो भी अगर वो धूम्रपान कर रहा है, धूम्रपान छोड़ना चाहिए। शराब छोड़ना चाहिए, शराब उसको छोड़ना चाहिए, है ना। और लगातार 30 मिनट तक, कितने मिनट तक, 30 मिनट तक जोर जोर से कदम लेकर, बड़े बड़े कदम लेकर चलना चाहिए। कई बार फैट को, वसा को घटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, तो ये भी इन्होंने बताया है।
दोस्तों ये मैंने आप लोगों को रक्तचाप के बारे में बताया। अब हम अगला जो टॉपिक आएगा वो नशा, उस पर पढ़ना है। कौन कौन से नशे हैं, गुटखा है, तंबाकू है, सिगरेट है, अफीम है, इन चीज़ों को बहुत अच्छी ढंग से पढ़ना है। 10वीं वाले बच्चों के लिए ये किस प्रकार के वीडियो लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप अपने मित्रों को शेयर भी करेंगे। जिस प्रकार से कुछ विद्यार्थी हैं जो कि 12वीं कक्षा के, उन्होंने अपने पिताजी के या जहाँ पर भी उनसे पॉसिबल हुआ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिस तरह से भी भेजा और बहुत सारे दोस्तों को जोड़ लिया। आज 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए हम एक अलग से, यानी कि 1 घंटे की जगह 2 घंटे की क्लासें लगाने की सोच रहे हैं। हम उनके लिए और भी ज़्यादा क्लासें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी ये सोचे सही कीजिए। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं जाना है और इतनी धूप में भी हमें पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।